वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी एस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जो होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। और जब हम इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताते हैं तो उस केस में हम इसके रियल कंपोनेंट के यानी कि सिग्मा के वेरिएशंस को चेक करते हैं और सिग्मा के जो वेरिएशंस आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फाइनाइट वैल्यू दें। फाइनाइट वैल्यू यानी सिग्मा की वो वेरिएशंस जिनके लिए हमें हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करे यानी उसकी वैल्यू फाइनाइट हो। तो सिग्मा के जिन वेरिएशंस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करता है या लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है उसी को कहा जाता है लाप्लास का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस इमेजिनरी पार्ट से जुड़ा नहीं होता, वो सिर्फ वेरिएशन देखता है रियल कंपोनेंट का। तो रियल कंपोनेंट के वेरिएशंस जो एफ एस को फाइनाइट बनाए या जिनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करे उन्हीं को कहा जाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है इसके लिए हम इमेजिनरी पार्ट को, सिग्नल के इमेजिनरी पार्ट को यानी कि जे ओमेगा को कंसीडर नहीं करते। जे ओमेगा को कंसीडर नहीं करते यानी हम रियल पार्ट की जो वैल्यू होती है, रियल पार्ट की वैल्यू को मार्क करते हैं। सपोज रियल पार्ट की वैल्यू है 3, तो हम इस 3 को मार्क करेंगे और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब बताएंगे तो उस केस में सिग्मा की वैल्यू 3 होगी सभी जे ओमेगा की वैल्यू के लिए। स्टेटमेंट कैसे लेंगे? सिग्मा की वैल्यू 3 होगी या आप कह लीजिए रियल पार्ट ऑफ एस की वैल्यू 3 होगी सभी जे ओमेगा की वैल्यूज के लिए। तो इस केस में हम जो प्लॉट करते हैं उस प्लॉट में ये स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि जे ओमेगा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक यानी सारी वैल्यूज हैं, लेकिन सिग्मा की वैल्यू है 3। इसीलिए जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, उस केस में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और इस स्ट्रेट लाइन के या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में आपको मिलता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर हम आरओसी की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक स्ट्रिप लाइन होती है, एक स्ट्रिप लाइन होती है जो होती है पैरेलल टू जे ओमेगा एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। तो हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा एक स्ट्रिप लाइन मिलती है जो जे ओमेगा एक्सिस से पैरेलल होती है। पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि सिग्मा की एक वैल्यू के लिए आप जे ओमेगा की सारी वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हो। एक जे ओमेगा, एक सिग्मा वैल्यू पर जितनी जे ओमेगा वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वैलिड है। इसीलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा एक स्ट्रिप लाइन या स्ट्रेट लाइन होती है एस प्लेन पर जो जे ओमेगा एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये है पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का है
अगर हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का है, यानी मान लीजिए एक सिग्नल हम लेते हैं ऐसा, ये सिग्नल आ रहा है -3 से +3 तक। तो अगर हम एक सिग्नल ले रहे हैं ऐसा, ये चूंकि फाइनाइट ड्यूरेशन का है, तो जब हम कोई फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल लेते हैं और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी मिलता है इंटायर एस प्लेन के बराबर, यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा एस प्लेन होता है। एस प्लेन में कोई लिमिटेशन नहीं रहती, आपका पूरा एस प्लेन आपके सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। कब होता है? जब हमारा सिग्नल एक फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, उस केस में आरओसी इंटायर एस प्लेन होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमारा सिग्नल एक राइट साइडेड सिग्नल है, उस केस में अगर हमारा जो सिग्नल है वो एक राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारा सिग्नल है ft इज इक्वल्स टू e टू द पावर -at ut। अगर हम इस सिग्नल की बात करें तो चूंकि इसमें एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर -at से मल्टीप्लाई हो रहा है ut, तो ये हमारा राइट साइडेड सिग्नल है। जब हमारा राइट साइडेड सिग्नल होता है तो उस केस में इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब हम मेंशन करते हैं तो आरओसी हमेशा मेंशन किया जाता है बाय रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन सिग्मा, जो भी आपको सिग्मा की वैल्यू मिली हो। मतलब हमें ये फंक्शन दिया गया, ये एक राइट साइडेड फंक्शन है। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में रख के, तो हमें मिलेगा 1/s प्लस a। अब ये जो 1/s प्लस a हमको मिला है, जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एस्टिमेशन करते हैं तो उस केस में हम पोल्स को कंसीडर करते हैं। पोल्स को कंसीडर करते हैं यानी अगर हमें सिग्नल दिया गया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उस केस में हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को चेक करके पोल्स को एस्टिमेट करते हैं। पोल्स को एस्टिमेट करते हैं तो जैसे ये हमारा सिग्नल दिया गया है, इसका पोल कहाँ पर होगा? इसका पोल होगा s इज इक्वल्स टू -a पर। अब ये जो नंबर हमें मिला है ये रियल नंबर है, तो s इज इक्वल्स टू -a जब हमें मिला तो हम s प्लेन में इस वैल्यू को मानेंगे सिग्मा, यानी हम इस पोल को बनाएंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू -a पर। तो -a सपोज यहाँ कहीं है, तो ये पोल हम बनाएंगे ऐसे। पोल को बनाने के लिए हम एक क्रॉस रखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्रॉस रख दिया। हमें पोल मिला s इज इक्वल्स टू -a पर, हमने सिग्मा की वैल्यू रखी -a। अब इसके बाद इसका जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस प्लॉट करेंगे, तो चूंकि हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 से पता है कि जब भी हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाते हैं वो हमेशा j ओमेगा एक्सिस के पैरेलल होती है, तो हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। अब ये जो पैरेलल लाइन हमने खींची है, चूंकि हमारा जो सिग्नल है ये एक राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है, जिसके कारण से इसमें यूटी का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, इसलिए वो राइट साइडेड सिग्नल बन गया। तो अब ये पैरेलल लाइन खींचने के बाद हम जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन करेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जो भी कांस्टेंट आपको
मिला है, तो हमें कांस्टेंट मिला है -a। इस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ऑफ a। रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ऑफ a। तो रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस a मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा यहाँ पर इस एरिया में। तो हम यहाँ पर कर देंगे ऐसे हैचिंग जो बताएगी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -a से बड़ा है। तो जब भी हमारा सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल होता है उस केस में उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा जो रियल पार्ट हमें मिल रहा है इसके पोल की सहायता से उससे बड़ा होता है। तो हम ऐसे एस्टिमेशन करते हैं उस केस में। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमसे कहती है कि अगर हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, टाइम डोमेन में लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो उस केस में उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एस्टिमेट किया जाता है बाय रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन सिग्मा के रूल से। मतलब मान लीजिए कि हमें एक सिग्नल दिया गया है एफ टी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। अब इस एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लिकेशन हुआ है u माइनस टी का। u माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो u माइनस टी लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है जिसके कारण से ये पूरा सिग्नल हो जाएगा लेफ्ट साइडेड। अब टाइम डोमेन में हमारे पास जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/s माइनस ए। 1/s माइनस ए जब हमें मिलेगा तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाने के लिए हम पोल को कंसीडर करते हैं। मतलब ये जो पोल की टर्म हमें मिलती है हम इसे इज इक्वल्स टू 0 रख करके पोल्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं और उससे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एस्टिमेशन करते हैं। तो हमारे पास एक ही पोल है। अब हमें मिला 1/s माइनस ए। पोल की लोकेशन हो जाएगी s इज इक्वल्स टू a। जब इस पोल को हम s प्लेन में प्लॉट करेंगे, ये रियल कंपोनेंट हुआ s का, ये इमेजिनरी कंपोनेंट हुआ। अब s इज इक्वल्स टू a मतलब पॉजिटिव साइड में ये पोल हमें मिलेगा कहाँ पर, a पर। हमने क्रॉस रख दिया a पर। इसके बाद s इज इक्वल्स टू a पर हमें पोल मिला, मतलब s इज इक्वल्स टू a बताएगा हमारे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री। तो जब ये बाउंड्री बताएगा तो हमने यहाँ पर एक ये ऐसी पैरेलल लाइन खींच दी क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमें पता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पैरेलल लाइन होती है किसके रिस्पेक्ट में, जे ओमेगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब चूंकि हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को जब हम फाइनल करते हैं उस केस में ध्यान रखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी लेस देन सिग्मा या कोई भी नंबर जो आपको पोल की आइडेंटिफिकेशन से मिला है। तो हमें पोल की आइडेंटिफिकेशन से मिला है सिग्मा इज इक्वल्स टू ए। एस इज इक्वल्स टू ए लिखना मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू ए लिखना। क्यों? क्योंकि ये रियल है और एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो अगर s इज इक्वल्स टू ए मिला है तो यहाँ पर सिर्फ रियल मिल रहा है, तो ये रियल क्या होगा, ये रियल सिग्मा होगा। यानी हमें सिग्मा की वैल्यू मिल रही है a के बराबर। तो यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए रियल पार्ट ऑफ s शुड बी लेस देन a। सिग्मा की वैल्यू है a तो रियल पार्ट ऑफ s शुड बी लेस देन a। अब रियल पार्ट ऑफ s शुड बी लेस देन a, अगर ये स्टेटमेंट हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो उसको हम यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए
रियल पार्ट ऑफ एस यानी सिग्मा लेस देन ए पर है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो हम इस साइड पर ऐसे हैश्ड लाइंस बना देंगे और ये हैचिंग बताती है कि हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ए से छोटा है, सिग्मा की वैल्यू वहां पर ए से छोटी है। तो अगर हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पोल की लोकेशन निकली, पोल की लोकेशन को हमने प्लेन पर मार्क किया, एक पैरेलल लाइन खींची क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑलवेज हैविंग अ पैरेलल लाइन, हमेशा एक पैरेलल लाइन में होता है जो जे ओमेगा के रिस्पेक्ट में पैरेलल होती है। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस पैरेलल लाइन से इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड जाएगा क्योंकि इस केस में रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी लेस देन सिग्मा और इन दिस केस इट शुड बी लेस देन ए। तो इस तरह से हम लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स के लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस प्लॉट करते हैं उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी लेस देन ए। अब अगर हमारा सिग्नल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारा सिग्नल बोथ साइडेड सिग्नल है, बोथ साइडेड सिग्नल है यानी उसका पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है, नॉन कॉजल है, राइट साइडेड यानी कॉजल, लेफ्ट साइडेड यानी एंटी कॉजल और बोथ साइडेड यानी नॉन कॉजल। तो अगर हमारा सिग्नल नॉन कॉजल है उस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हमें मिलता है वो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके लिए अब हम लिख देते हैं कि उस केस में रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन सिग्मा, दो वैल्यूज मिलेंगी अगर बोथ साइडेड सिग्नल होगा तो उस केस में एक वैल्यू जो कॉजल होगी वो ऐसी वैल्यू देगा, यानी उस केस में रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा डैश। ये पार्ट हमें किससे मिला, ये पार्ट हमें राइट साइडेड सिग्नल से यानी कॉजल सिग्नल से मिला और दूसरे सिग्नल से हमें कंडीशन मिलेगी ये वाली जहां पे रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन सिग्मा डबल डैश। हमने यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्मा डैश और सिग्मा डबल डैश लिख दिया है। और ये पार्ट हमें कहाँ से मिलेगा, ये पार्ट हमें एंटी कॉजल सिग्नल से मिलेगा। तो अब आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा कॉजल के कारण ये कंडीशन मिलेगी, एंटी कॉजल के कारण ये कंडीशन मिलेगी। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, राइट साइडेड सिग्नल के लिए हम पहले कर चुके हैं। तो अब सपोज हमारा सिग्नल ft है e की पावर माइनस AT ut प्लस e की पावर AT u माइनस t। ये सिग्नल हमने अभी सॉल्व किया है, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन है हमारे लिए। और इस सिग्नल को हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में सॉल्व किया था जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिली थी 1/s प्लस a। और यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, चूंकि दोनों में कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन सेम है तो इसको हम b कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/s प्लस b। और जब हम इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे तो पोल आ रहा है s इज इक्वल्स टू माइनस b पर, ये पॉइंट है मान लो माइनस b, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर बना रहे हैं। ये रियल एक्सिस है, ये j ओमेगा एक्सिस है और चूंकि सिग्नल हमारा कॉजल है, राइट साइडेड है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा रियल ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ऑफ b, यहाँ पर माइनस ऑफ b जो इसके पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था उसमें a को हमने रिप्लेस कर दिया है b से, बाकी सारा कुछ सेम है। तो अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसके लिए हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब
जो सिग्नल है ये दो सिग्नल से मिलकर बना, पहला ये और दूसरा ये। तो जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी 1/s प्लस b प्लस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी 1/s माइनस a। ये हमें मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब हम कंबाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को प्लॉट करेंगे, ये सिग्मा एक्सिस हो गया और ये हो गया जे ओमेगा एक्सिस। पहला वाला जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहता है वो है रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ b। तो हमने यहाँ पर ले लिया माइनस ऑफ b, एक लाइन खींची, पैरेलल है जे ओमेगा एक्सिस के। हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस डायरेक्शन में है, अभी बहुत आगे तक हम उसको नहीं लेकर के जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में है। इसके बाद इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखा तो पोल है ए पर, कंडीशन है रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन a। तो a पर पोल लिया, स्ट्रेट लाइन खींची, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन a, मतलब a से छोटा है। अब जब हमें रिजल्टेंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना होगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन, रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस b फ्रॉम दिस और लेस देन a। रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस b और लेस देन a। और जब हम प्लॉट करेंगे तो माइनस b और a के बीच का जो स्लॉट हमें मिल रहा है वो पूरा का पूरा होगा हमारे सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जब हमारा सिग्नल बोथ साइडेड सिग्नल होता है, जब हमारा सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल बोथ साइडेड सिग्नल है, उस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को प्लॉट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हम उसके जो भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस मिली हैं अलग अलग सिग्नल पार्ट से, कॉजल से और एंटी कॉजल से, उन दोनों को कंबाइन करते हैं और एक सेंसिबल रिलेशन बनाते हैं जिससे हमें मिल जाता है फाइनल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जो प्रॉपर्टीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आधार पर दी जाती हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक पैरेलल लाइन होता है, जे ओमेगा एक्सिस के पैरेलल होती है वो लाइन, और वही लाइन डिफरेंशिएट करती है कि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में है और ये नहीं है। इसके बाद अगर हमारा सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा एस प्लेन लिया जाता है बिना किसी डिफरेंशिएशन के। अगर हमारा सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन सिग्मा के हिसाब से ली जाती है, लेफ्ट साइडेड है तो लेस देन सिग्मा के हिसाब से ली जाती है, और अगर बोथ साइडेड सिग्नल है तो उस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो अभी हमने न्यूमेरिकल में देखा था। इसके बाद जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम बनाते हैं, जो हम प्लॉट बनाते हैं एस प्लेन पर, उसके आधार पर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा सिस्टम कॉजल है, अगर हमारा सिस्टम कॉजल है, उस केस में हमें सिस्टम के जितने पोल्स हैं वो सारे के सारे पोल्स आपको राइट साइड मिलेंगे, राइट साइड ऑफ एस प्लेन में मिलेंगे, राइट साइड ऑफ एस प्लेन में मिलेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज पर आपको पोल्स देखने के लिए मिलेगा, कोई भी पोल नेगेटिव साइड नहीं होगा। मतलब जब आप अपने सिस्टम के पोल्स को प्लॉट करेंगे एस प्लेन पर, उस केस में पोल्स आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड पर, जैसे 2 पर 3 पर ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसे पोल्स मिल रहे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर हैं, उस केस में आपका सिस्टम कॉजल है। अगली चीज है इस प्लॉट के माध्यम से जो हम पता लगा सकते हैं, अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है,
तो एक स्टेबल सिस्टम के जो भी पोल्स होते हैं वो पोल्स हमेशा लेफ्ट साइड पर पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड पर यानी इस साइड पर, नेगेटिव साइड पर पाए जाते हैं, या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लेफ्ट साइड पर आपके पोल्स पाए जाते हैं, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। वहीं पर अगर हमारा सिस्टम अनस्टेबल है, अनस्टेबल सिस्टम के केस में कोई भी एक पोल, जितने पोल्स आपके सिस्टम हैं उनमें से कोई भी एक पोल अगर राइट साइड चला गया तो उस केस में हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और अगर कोई पोल जे ओमेगा एक्सिस पर चला गया तो उस केस में हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। अगर कोई भी पोल जे ओमेगा एक्सिस पर चला गया मतलब कोई भी पोल इमेजिनरी है, जे ओमेगा एक्सिस पे तभी जाएगा जब हमारा पोल इमेजिनरी होगा, मतलब ऐसा कोई पोल हमें मिल रहा है या 3J मिल रहा है, तो अगर हमारा पोल इमेजिनरी है तो वो जे ओमेगा एक्सिस पर पाया जाएगा। अगर जे ओमेगा एक्सिस पर पोल मिल गया मतलब हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाते वक्त एस प्लेन में जो हम पोल की लोकेशन प्लॉट करते हैं उसके माध्यम से हम इन प्रॉपर्टीज का एस्टिमेशन भी या सिस्टम की इन प्रॉपर्टीज का पता भी लगा सकते हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे एनालिसिस में, जब हम अपने सिग्नल का लाप्लास डोमेन में एनालिसिस करते हैं तो वो हमारी हेल्प करती हैं।